Hello student, I am Raman Sethi and we are going to start chapter number 14 of ninth class science, and the name of chapter is natural resources. Let's start. First of all, there is introduction. Our planet Earth is the only planet on which life as we know it exists. Life on Earth is dependent on many factors. Most life forms we know need an ambient temperature, water and food. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life form on the earth. कि हमारा प्लानट जो है, जो कि अर्थ जो है, वो एक इकलौता एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है अर्थ पे? इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो लाइफ पॉसिबल करवाने के लिए अर्थ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सफिशेंट वाटर चाहिए, सफिशेंट फूड चाहिए। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल हैं और सन से जो एनर्जी मिल रही है अर्थ पे वो भी अवेलेबल है, हमें सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल करवाने का एक रीज़न बनती है, जो कि अर्थ की बेसिक किसी भी ऑर्गेनिज्म की को लिविंग रखने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो अब सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एनी रिजर्व्ड मटेरियल दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिसोर्स। कि कोई भी रिजर्व किया हुआ मटेरियल, कोई स्टोर किया हुआ मटेरियल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है? रिसोर्स बोला जाता है। अब रिसोर्स नेचुरल सोर्स की बात करेंगे। नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? एनी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट की कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू प्रमोट देयर डेली लाइफ इज टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्स। दीज आर लैंड, वाटर एंड द एयर। कि कोई भी नेचुरल कंपोनेंट एनवायरनमेंट का, नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर लैंड, वाटर और एयर आते हैं। हम इन तीनों के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब कुछ डेफिनेशंस और हैं। सबसे पहले तो लिथोस्फीयर क्या होता है? द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड। इट्स अपर थिन लेयर इज कॉल्ड सोयल। कि हमारी अर्थ की जो आउटर लेयर है, अपर लेयर है, जिसको लिथोस्फीयर बोला जाता है और इसको लैंड भी बोलते हैं। और हमारी अर्थ की जो अपर थिन लेयर है उसको हम सोयल बोल लेते हैं। मतलब हमारी अर्थ का आउटर क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। फिर हाइड्रोस्फीयर क्या है? द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। कि हमारी अर्थ का वो पार्ट जो कि वाटर से कवर्ड है, वो सारा पार्ट क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। वाटर कवर्स अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एट्सेट्रा। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। जो वाटर है वो हमारी अर्थ का लगभग 75% पार्ट कवर करता है, या हम ये कहते हैं 3/4 पार्ट कवर करता है। और जो कि वाटर जो है हमारी अर्थ पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ओशियंस में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में। और उसके अलावा कुछ वाटर अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है। देन थर्ड डेफिनेशन है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर क्या है? द एयर डेट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। कि हमारी एयर का, हमारे एटमॉस्फेयर एयर जो है, जो हमारी पूरी अर्थ को कवर करके रखे हुए है, पूरी ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है जिसने हमारी अर्थ को, उस पूरी एयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। मतलब कि अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट लिथोस्फियर, वाटर वाला पार्ट हाइड्रोस्फियर और एयर वाला पार्ट एटमॉस्फेयर कहलाता है। देन उसके बाद डेफिनेशन आती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या? द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। कि हमारी अर्थ की वो लाइफ सपोर्टिंग जोन जो मिलकर हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बनाती है, हाइड्रोस्फीयर भी बनाती है और लिथोस्फीयर भी बनाती है, और तीनों चीज़ें मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर इज ए मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर ऑल दीज थ्री एग्जिस्ट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहीं पर सर्वाइव कर सकता है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें पाई जाती है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब हमारे बायोस्फीयर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी बायोटिक कंपोनेंट में आती है एटमॉस्फेयर की। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। देन उसके बाद अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? कि नॉन लिविंग थिंग्स हमारे
बायोस्फीयर की, जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हम अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर या अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लाइफ को सस्टेन करवाने में हेल्प करते हैं अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले एयर की से शुरुआत करते हैं। अभी एयर के बारे में पढ़ते हैं कि एयर क्या है हमारी लाइफ के लिए। ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, क्योंकि एयर में हम सांस लेते हैं। तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो हमारी एयर है वो क्या है, एक मिक्सचर है अलग अलग तरह की गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस मेनली प्रेजेंट है उसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ और भी स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में कुछ गैसेस और भी पाई जाती है। कि एयर की जो कंपोजिशन है हमारी अर्थ पर, वो सफिशेंट कंपोजिशन है, मतलब ठीक ठाक कंपोजिशन है, जो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल करवाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो जिस तरह का कम्बिनेशन एयर के अंदर अलग अलग गैसेस का अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, उस तरह का कम्बिनेशन किसी और प्लैनेट पे नहीं पाया जाता, तो इसलिए दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमारी अर्थ पे एयर की कंपोजिशन जो है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, जो कि लाइफ के लिए, लाइफ को सस्टेन कराने के लिए नेसेसरी है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की कंपोजिशन कैसी कैसी है, तो वो पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन, जैसे कि 78.08% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन 20.94, अप्रोक्सीमेटली 21% हम बोल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, आर्गन 0.91% एंड अदर गैसेस जैसे कि हीलियम, आर्गन वगैरह हो गई, हीलियम, नियॉन वगैरह गैसेस जो होगी वो 0.04%। अदर गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। तो ये सारा कम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, 100% पार्ट ऑफ आवर एयर बनाता है। तो हमने पढ़ा कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि एयर का कम्बिनेशन प्रॉपर है, सन से एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। तो लेकिन वीनस और मार्स जैसे जो प्लैनेट हैं, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका रीज़न हम पढ़ते हैं। तो प्लैनेट सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज known to exist, the major component of the atmosphere is found to be of carbon dioxide. In fact, carbon dioxide constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on the Venus and Mars, causes a large amount of global warming on the surface of Venus and Mars. कि वीनस और मार्स ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर का लगभग 95 से लेकर 97% पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कवर्ड है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग होने से प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वीनस और मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेनली जो गैसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ दैट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं, पहली रेस्पिरेशन और दूसरी कंबशन। कि रेस्पिरेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे कोई दूसरे एनिमल्स हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे वो प्रोक्रेटिक सेल से बना है, चाहे यूक्रेटिक सेल से बना है, सब तरह के ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, अपनी एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। तो जब रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में प्रोड्यूस होती है, एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। तो एक तो रेस्पिरेशन होगी जहाँ पर ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। और सेकंड प्रोसेस है, सेकंड एक्टिविटी है कंबशन। कि कंबशन का मतलब चीज़ों को जलाना। कि जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है बर्निंग के लिए, और सब्सटेंस के बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। किसी भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं या जंगल में आग लग जाती है, तो मतलब कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कंबशन हो रही है तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। अब नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट फिक्स क्यों रहता है। कि हमने अभी अभी पढ़ा कि रेस्पिरेशन और कंबशन ऐसी दो प्रोसेसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बहुत स्मॉल होती है। एक 1% का भी एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होती है, मतलब कुछ फ्रैक्शंस में ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम 0.03% बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रैक्शन को।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि फिक्स होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन फिक्स क्यों होती है, उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि सबसे पहले तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही थी हमारे एटमॉस्फेयर में वो यूटिलाइज हो जाती है। देन सेकंड है, मैनी मैराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट डिजोल्ड इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जानवर जो हैं, वो वाटर के अंदर जो कार्बोनेट डिजोल्व होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से बने होते हैं कभी ना कभी, उनका यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की शेल्स बनाने के लिए। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी यूज़ हो रही है। तो मतलब जिस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रही होती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से नहीं बढ़ती और हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का बैलेंस बना रहता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। कि ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है। तो आवर एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारी पूरी अर्थ को कवर करता है, एक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह कवर करता है। और हमें यह भी पता है कि जो हमारी एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसका मतलब कि एयर के थ्रू हीट क्रॉस नहीं कर सकती, बहुत कम चांसेस होते हैं एयर के थ्रू हीट के क्रॉस करने की। तो इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि एयर से मिलकर बना है वो क्या करता है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रखता है, एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है हमारा एटमॉस्फेयर दिन के टाइम पे भी, और लगभग पूरा साल हमारी अर्थ का टेम्परेचर एक फिक्स रेंज में रहता है। एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो नहीं होने देता। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस, दस इट हेल्प्स इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो दिन के टाइम पे जब धूप निकलती है, सनलाइट होती है, तो उस टाइम पे एकदम से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, और रात के टाइम पे जब हीट एस्केप हो रही होती है, हीट निकल रही होती है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट को वापस नहीं जाने देता। क्योंकि जो रिफ्लेक्ट अर्थ से टकराने के बाद हीट जब वापस जाएगी, कूल होने लगेगी अर्थ, तो एकदम से बहुत ज़्यादा कूल नहीं हो जाती, क्योंकि सारी की सारी हीट को एकदम से हमारा एटमॉस्फेयर बाहर